आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ। यूसीसी अर्थात यूनिफॉर्म सिविल कोड, हिंदी में कहें तो समान नागरिक संहिता, एक ऐसा कानून जिसका इंतजार पूरे देश को था, या यूं कहें कि ये धारा 370 और राम मंदिर मुद्दे के बाद यदि बीजेपी के मैनिफेस्टो में अगर कोई और मुद्दा बचा था तो सिर्फ एक, और वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड। बीजेपी के द्वारा हाल ही में यह घोषणा कर दी गई है कि यूसीसी बिल का ड्राफ्ट 2023 के मानसून सत्र में ही संसद के दोनों सदनों में रखा जाएगा, और ये घोषणा करते ही जिनके पेट में दर्द होना लाजमी बनता था उसकी सुगबुगाहट भी शुरू हो चुकी है। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पर आधारित है कि आखिर क्या है यूसीसी और इसे लागू करने से क्या बदलने वाला है और इससे किसको लाभ और किसको नुकसान होने वाला है। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको हमेशा मिलती रहेगी। पहला क्वेश्चन आता है कि आखिर अभी यूसीसी चर्चा में क्यों है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि बीजेपी सत्ता में 2 बार आ चुकी है, एक 2014 में और एक 2019 में। दोनों ही समय पर बीजेपी के द्वारा 3 अहम मुद्दों को अपने मैनिफेस्टो में जबरदस्त तरीके से उठाया गया था, जिनके नाम है कश्मीर में लागू धारा 370, राम मंदिर और यूनिफॉर्म सिविल कोड। हम सभी जानते हैं कि कश्मीर से धारा 370 को 2019 में ही हटा दिया गया था और 2024 आते आते राम मंदिर भी बन ही जाएगा, जिसकी नींव डाली जा चुकी है। अब बचता सिर्फ एक मुद्दा है, यूसीसी। असल में बीजेपी चाहती है कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी जब चुनावी रण में उतरे तो वह जनता से कह सके कि हमारे द्वारा मैनिफेस्टो में किए गए सभी तरह के प्रॉमिसेस को हमने पूरा किया है। आइए जानते हैं क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसे हिंदी में समान नागरिक संहिता भी कहा जाता है, जैसा कि हमें शब्दों से ही पता चलता है कि ये लोगों को समानता का अधिकार देने के लिए बनाया गया एक कानून है। अब प्रश्न उठता है कि क्या आखिर हमारे देश में अभी तक लोगों को समानता का अधिकार नहीं दिया गया था? तो उत्तर है हाँ और नहीं। मैं जानता हूँ कि ये आपके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटिव हो रहा है, तो आइए इसे विस्तार से समझते हैं। हमारे देश में 3 तरह के कानून चलते हैं। पहला है क्रिमिनल लॉ, दूसरा है कॉमर्शियल लॉ और तीसरा है सिविल लॉ। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में अंग्रेज सिर्फ भारत को लूटने के लिए ही आए थे, इसलिए उन्होंने सबसे पहले कॉमर्शियल लॉ बनाए। अब ये कॉमर्शियल लॉ सुचारू रूप से चल सके और भारतीय लोग हमारा विरोध और हमारे प्रति हिंसा ना करें, इसके लिए उन्होंने क्रिमिनल लॉ बनाए। हमारे देश में आज भी क्रिमिनल लॉ उसी तरह से काम करता है, जिसे बोलते हैं आईपीसी अर्थात इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता। अब जैसा कि हम जानते हैं कि सिविल लॉ सामाजिक मामलों से जुड़ा हुआ एक कानून है। इसके अंतर्गत विवाह, तलाक, भरण पोषण, विरासत व बच्चा गोद लेने जैसे मामले आते हैं। अब इस कानून से ब्रिटिश साम्राज्य को कोई लाभ तो होना नहीं था, इसलिए उन्हें इन मामलों में कोई दिलचस्पी भी नहीं थी, इसलिए उन्होंने इधर कोई ध्यान तक नहीं दिया। इसलिए हर मजहब और पंथ व संप्रदाय के लोगों को अपने रीति रिवाजों के अनुसार इन मामलों को हैंडल करने की जिम्मेदारी दे दी गई। मतलब हिंदू लोग उसे अपने रीति रिवाजों के अनुसार चलाते थे और मुस्लिम लोग अपने रीति रिवाजों के अनुसार। जब तक भारत आज़ाद नहीं हुआ तब तक ये कानून कुछ इसी तरह चलता रहा, परंतु भारत की आज़ादी के बाद जब भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, उस समय हिंदू मैरिज एक्ट के तहत हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट और जैनियों के लिए तो लॉ आ गया, परंतु उस समय की सरकार द्वारा मुस्लिम, ईसाई, यहूदी व पारसियों को उसमें शामिल नहीं किया गया। मतलब कि मुस्लिमों को विवाह, तलाक, भरण पोषण, पारिवारिक संपत्ति में अधिकार व बच्चा गोद लेने के जैसे मामलों में सरकार द्वारा छूट देते हुए उन्हें अपने मजहब से इसे तय करने का अधिकार दे दिया गया। इसी से प्रेरित होकर मुस्लिम पर्सनल लॉ का भी गठन हुआ था, जो अपने पर्सनल लॉ के अनुसार अर्थात शरिया के अनुसार इन सब मुद्दों को सॉल्व करता है। क्या यूसीसी मुस्लिमों के लिए बीजेपी की कोई चाल है? अगर आप मुस्लिम हैं और आपके मन में भी इसे लेकर सवाल उठ रहा है, तो आइए उससे पहले आपको मोदी जी की इस वीडियो को देख लेना चाहिए। एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या
कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? भारत एक परिवार है। एक मेंबर्स के लिए एक कानून और बाकियों के लिए अलग कानून कैसे हो सकता है? इस वीडियो में मोदी जी के द्वारा यही कहा गया है। एक समुदाय में भारत के अन्य समुदाय की तुलना में उनसे स्त्रियों के साथ जाति हो रही है। अब कुछ सोचिए कि एक समाज में बहुविवाह, 3 तलाक, संपत्ति में स्त्रियों को अधिकार न मिल पाना, यहाँ तक कि अभी भी हलाला जैसे कितने जुल्म को स्त्रियों पर धर्म के रीति रिवाज के नाम पर थोपा जाता है। यहीं पर इन मुद्दों पर हिंदू महिलाओं को तो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत पूरी तरह से लॉ की सुविधा मिलती है, परंतु मुस्लिम महिलाओं को इसकी सुविधा नहीं मिल पाती। अगर किसी मुस्लिम महिला को उसके शौहर द्वारा तलाक दे दिया जाए तो उसके बाद शौहर ना के बराबर उस महिला को मेंटेनेंस का मुआवजा देकर फारिग हो सकता है। और यहीं पर अगर यही मामला किसी हिंदू महिला के साथ हो तो न्यायपालिका उसे पूरी तरह से मुआवजा दिलाने का पूरा प्रयास करती है। अगर अभी भी मुस्लिम लोगों को लगता है कि ये कानून मुस्लिमों के लिए लाया जा रहा है तो एक बार उन्हें इस बिल से संबंधित कुछ फैक्ट्स को तो जान लेना जरूरी है। दरअसल जब कॉन्स्टिट्यूशन को लाया जा रहा था तब एक समुदाय के दबाव में आकर पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार द्वारा सिविल लॉ के मुद्दे में मुस्लिम, ईसाई, यहूदी और पारसियों को इसमें छूट दे दी गई। उन्हें अपने धर्म के अनुसार इन मुद्दों को सोल्व करने के लिए इजाजत दे दी गई। इस बात से नाराज होकर उस समय कांग्रेस के दिग्गज नेता JB कृपलानी द्वारा से सांप्रदायिक तक कह दिया था और साथ ही कहा कि शायद नेहरू सरकार चाहती है कि मुसलमान महिलाओं की स्थितियों में कोई सुधार ही ना हो। इसके अलावा भी भीमराव अंबेडकर द्वारा भी कहा गया था, मैं व्यक्तिगत रूप से समझ नहीं पा रहा हूँ कि किसी मजहब को यह विशाल व्यापक क्षेत्राधिकार क्यों दिया जाना चाहिए। ऐसे में तो धर्म जीवन के प्रत्येक पक्ष पर हस्तक्षेप करेगा और विधायिका को उस क्षेत्र पर अतिक्रमण से रोकेगा। यह स्वतंत्रता हमें क्या करने के लिए मिली है? हमारी सामाजिक व्यवस्था असमानता, भेदभाव और अन्य चीजों से भरी पड़ी है। यह स्वतंत्रता हमें इसलिए मिली है कि हम इस सामाजिक व्यवस्था में जहां हमारे मौलिक अधिकारों के साथ विरोध है वहां सुधार कर सकें। UCC को लेकर यह सब उस समय कहा गया था जब BJP का जन्म भी नहीं हुआ था, परंतु फिर भी इन सब बातों का नेहरू सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके बाद 1978 में शाहबानो केस सामने आया, जिस पर उस समय सुप्रीम कोर्ट ने केस का निर्णय शाहबानो के पक्ष में सुनाया। पर फिर भी उस समय राजनीति में नए नए आए राजीव गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संसद के नियम से बदल दिया। इसके बाद फिर से मुस्लिम विवाह और तलाक के मामले में शरीयत कानून को लागू कर दिया गया। उस समय राजीव गांधी के इस निर्णय का हर जगह विरोध हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता है। इसके बाद बीजेपी की राजनीति में व्यापक तौर से एंट्री हुई और बीजेपी ने धारा 370 राम मंदिर मुद्दे के साथ UCC को भी अपना मुद्दा बनाया। आर्टिकल 44 क्या है? समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 के आर्टिकल 44 में निहित है, जो भारतीय निर्देशक तत्वों में दर्शाया गया है, जिसमें कहा गया है कि भारतीय सरकार या राज्य देश में समान नागरिक लागू करने का प्रयास करेगी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन के माध्यम से धर्मनिरपेक्षता शब्द को प्रविष्ट किया गया था। इससे यह स्पष्ट होता है कि भारतीय संविधान का उद्देश्य भारत के समस्त नागरिकों के साथ धार्मिक आधार पर किसी भी भेदभाव को समाप्त करना है। लेकिन वर्तमान समय तक समान नागरिक संहिता के लागू न हो पाने के कारण भारत में एक बड़ा वर्ग अभी भी धार्मिक कानूनों की वजह से अपने अधिकारों से वंचित है। इसके बाद प्रश्न उठता है कि अगर कॉमन सिविल कोड सिस्टम लागू हुआ तो इससे क्या बदलाव आएगा? जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत हिंदू महिलाओं को तो बहुत से हक मिले हुए हैं, पर इसके विपरीत मुस्लिम महिलाएं और बच्चियों को आज भी इनके हक से वंचित रहना पड़ता है। अगर कॉमन सिविल कोड आया, जो कि आ ही जाएगा, उसके बाद सभी पुरुष और महिलाओं की शादी की उम्र एक ही तय कर दी जाएगी। पॉलीगेमी यानी कि बहुविवाह पर पूर्णतः रोक लगेगी, क्योंकि सभी को एक ही शादी करने का हक होगा। तलाक जैसे मामलों में भी न्यायपालिका का हस्तक्षेप होगा। मतलब अब तलाक के लिए मुल्ला मौलवियों के पास नहीं जाना होगा, बल्कि तलाक वैलिड तभी माना जाएगा जब वह कोर्ट से मान्य होगा। और इसी में मुस्लिम महिलाओं को पति के द्वारा तलाक के बाद मेंटेनेंस का खर्चा दिलाना भी कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आएगा। नए कानून आने के बाद मुस्लिम महिलाओं को भी बच्चे को अडॉप्ट करने का अधिकार होगा। इससे पहले अभी तक मुस्लिम महिलाओं को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में बच्चे अडॉप्ट करने का अधिकार नहीं था। यहाँ तक कि बेटों की तरह ही अब मुस्लिम महिलाओं को भी माँ बाप की संपत्ति में बराबर का हक मिलने लगेगा। अब आप खुद सोचिए कि यह कानून सबको बराबर के राइट्स देने के लिए लाया जा रहा है या उनके अधिकार छीनने के लिए। इसके अलावा अलग अलग धर्मों के अलग अलग कानून से न्यायपालिका पर बोझ पड़ता है। UCC के आ जाने के बाद इस परेशानी से निजात मिलेगी और अदालतों में वर्षों से लंबित पड़े मामलों के फैसले
जल्दी हो पाएंगे। सभी के लिए एक कानून होगा, इससे देश में एकता बढ़ेगी। जिस देश में नागरिकों में एकता होती है वहाँ किसी प्रकार का वैमनस्य दिखाई नहीं देता, बल्कि वह देश तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ता है। इस कानून के आ जाने से देश की राजनीति पर भी असर पड़ेगा और राजनीतिक दल वोट बैंक वाली राजनीति नहीं कर पाएंगे और वोटों का ध्रुवीकरण भी नहीं होगा। यूसीसी का इतना विरोध क्यों? एक जाति व धर्म के अलावा व उनसे चलने वाले वोट बैंक के राजनेताओं के अलावा इसका कोई विरोध करता नजर नहीं आता। दरअसल हैरानी तब होती है जब ये सरकार को संविधान का हवाला देकर हर बार यह बोलते हैं कि भारत सरकार हमारे साथ भेदभाव करती है, वह संविधान का सम्मान नहीं करती। बताइए, एक तो सरकार भेदभाव खत्म करने वाला बिल लेकर आती है जिससे महिला हो या पुरुष, बड़ा हो या बच्चा या किसी भी धर्म, जाति या संप्रदाय का, तो भी इनके द्वारा यूसीसी का विरोध करने का कोई लॉजिक समझ में नहीं आता। बस उन्हें तो जो कुछ शरीयत के हिसाब से वो सब कुछ लागू कर देना चाहिए। अगर ऐसा ही है तो क्रिमिनल लॉ को भी शरीयत के हिसाब से ही लागू कर देना चाहिए, जिसमें चोरी करने पर हाथ काटने और शराब पीने पर कोड़े मारने का रिवाज है। इस कौम को दिक्कत असल में कोमल सिविल लॉ से नहीं बल्कि औरतों के ऊपर से अपने अधिकार हटने का डर है। जहां आज बहुत से मुस्लिम देश अपने यहाँ औरतों के बराबर के अधिकार देने की आवाज उठा रहे हैं, वहीं हमारे देश में एक समुदाय को उन्हीं कानूनों से चलने में मजा आता है। इन्हें अपने लिए तो पूरी तरह से बराबरी का कानून चाहिए, पर औरतों के लिए बिल्कुल नहीं। आप खुद सोचकर देखिए, क्या इस तरह समाज में बदलाव लाया जा सकता है? परंतु नहीं, इन्हें तो सरकार द्वारा लाए गए कानून को कौम के खिलाफ बताकर हु अल्लाह करने में ही मजा आता है। अगर फैक्ट्स के तौर पर देखें तो दर्जनों बार अदालतों द्वारा ही सरकार को जल्द से जल्द कॉमन सिविल लॉ लाने के लिए कहा गया है। एक देश वैसे तो हर मामले में मॉडर्न हो गया है, पर आज भी अपने सिविल लॉ के कारण एक वर्ग की महिलाओं को धर्म गुरुओं और तुष्टीकरण की राजनीति से नहीं बचा पाता। बताइए, इस तरह से क्या देश चल पाएगा? अंत में यही कहना चाहूंगा कि देश के लिए वन नेशन वन लॉ की आवश्यकता बनती दिखाई पड़ती है। अब ये तो हो नहीं सकता कि आप बराबर के राइट्स के लिए देश को बार बार कोसते रहें और जब सरकार आपके परिवार के लोगों के लिए समानता का अधिकार लेकर आए तो आप इनका विरोध करने लग जाएं। एक परिवार को चलाने के लिए उसके सभी मेंबर्स को बराबर के राइट्स मिलने ही चाहिए। इसी से वह परिवार तरक्की की राह पर चल पाएगा। आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी यूनिफॉर्म सिविल कोड और इसकी देश को जरूरत के बारे में भली भांति जान चुके हैं। अगर इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ भी अच्छा जानने को मिला है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को भी अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाइए, ताकि लोगों में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो गलतफहमी हो वो दूर हो सके। इसी के साथ इजाजत दीजिए। मैं भास्कर भारद्वाज फिर से हाजिर होऊंगा एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर। तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।